तो फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फोर्थ की बात करें, क्योंकि आपने देखा पहले सबसे पहले इंडियन पैसिफिक देखा, फिर अटलांटिक देखा दूसरा, और तीसरा आपने देखा इंडियन ओशियन। और अगर हम लोग अब चौथे की बात करें तो चौथा जो सबसे बड़ा है उसको बोलते हैं सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन मतलब दक्षिणी महासागर है ना, दक्षिणी महासागर बोलेंगे, सदर्न ओशियन बोलेंगे। दक्षिणी महासागर में बोल रहा हूँ ना, दक्षिणी महासागर। आप देख सकते हो इमेज में भी कि ये दक्षिण दिशा में है भी। तो बिल्कुल इससे देखिए ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इससे बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि दक्षिणी ध्रुव से ये लगा हुआ है बिल्कुल, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दक्षिणी ध्रुव से बिल्कुल लगा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अगर साउथ पोल की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो सदर्न जो ओशियन है, जो दक्षिणी महासागर है, वो दक्षिणी ध्रुव से लगा है। इतना आसान सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको बिल्कुल ऐसे ही लाइटली आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो और अब बात करते हैं सबसे छोटा और आखिरी पांचवा जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे हो जाएगा सबसे छोटा और पांचवा आर्कटिक ओशियन हो जाएगा, जो कि इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आप, है ना। ये यूरोप के ऐसे ऊपर है, और यूरोप के ऊपर के साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट ओशियन है, सबसे छोटा महासागर है। और ये वर्ष भर जो है बर्फ से ढका रहता है, फ्रोजन रहता है ना, बर्फ से जमा हुआ रहता है, पूरे वर्ष इसमें बर्फ जमी रहती है। इसको थोड़ा सा ख्याल में रखना। आर्कटिक, आर्कटिक ऊपर है ना। तो आप लोग कई बार जब आर्कटिक और अटलांटिक में कंफ्यूज होते रहते हैं तो ध्यान रख लेना, अटलांटिक ये वाला है, दूसरा वाला, और आर्कटिक ऊपर है। किसी प्रकार से आप कंफ्यूज नहीं होगे अगर आपको इमेज क्लियर है तो, ठीक है। तो आर्कटिक सबसे छोटा हो जाएगा। और ये आप देखोगे तो कहाँ पे हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव। जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव जो आता है, ओके। तो जो नॉर्थ पोल है फ्रेंड्स, नॉर्थ पोल का पूरा केंद्र इसी सागर के मध्य में आता है। आप कह सकते हैं कि जो नॉर्थ पोल है, जो उत्तरी ध्रुव है, उसका जो सेंटर है, ओके, आर्कटिक सागर के अंतर्गत ही आता है। उसका केंद्र जो उत्तरी ध्रुव है, कह सकते हो आर्कटिक सागर में ही आता है उत्तरी ध्रुव। तो बस यहाँ से आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो उत्तरी ध्रुव है वो आर्कटिक सागर में आता है, और जो आर्कटिक सागर है, आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक ओशियन है, वो दुनिया का सबसे छोटा है। साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है कि ये सब पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है, इसको भी ध्यान रखना। पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है, ओके। तो इतनी सी बस आपको यहाँ से बात याद रखनी। एक बात फटाफट इसका जल्दी से बहुत तेज से रिवीजन करते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा है यहाँ पे, इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी, जल्दी से फटाफट रिवीजन करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले पैसिफिक ओशियन बताया, प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा था। इसके बारे में मैंने कहा कि 75% वोल्केनो हो गए, चक्रवात हो गए, तूफान हो गए, ये सब इसी में आएंगे, प्रशांत पेटी में के अंतर्गत आएंगे। और ये घोड़े की नाल के आकार का था, ये आपने पढ़ लिया था यहाँ पे, घोड़े की नाल का आकार का। और आपने क्या पढ़ा यहाँ से, आपने पढ़ा यहाँ पे कि मैरियाना गर्त है ना, मैरियाना ट्रंच मैंने बताया कि जो कि 11 किलोमीटर लगभग गहरा है, दुनिया का सबसे गहरा प्लेस यहाँ पे हो जाएगा, ओके। फिर आपने यहाँ पे पढ़ा रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर आपसे पूछेगा कहाँ पे है, तो आपने पढ़ा कि ये भी हो जाएगा पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में। उसके बाद मैंने कहा ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पूछेगा तो आप कहोगे प्रशांत महासागर के अंतर्गत आ जाएगा। और प्रशांत महासागर में भी कहाँ पे आएगा, अफ्रीका की जो कोस्ट लाइन है वहां पे आएगा, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया यहाँ से। और मैंने यहाँ पे कुछ बताया नहीं, इतनी सारी बातें आपको बताई थी, कोई समस्या नहीं। बाकी लोकेशन मैंने आपको बताया था, आप समझ सकते हो। इधर साइड से देखोगे तो किधर पड़ेगा, पश्चिम में पड़ेगा, और अपने एशिया से देखोगे तो पूर्व में। ये बात बताई। अटलांटिक की बात की कि ये एस शेप का होता है, सबसे ज्यादा मछली होगी, पालन होगा, मछली का सबसे ज्यादा फिशिंग यहाँ पे की जाएगी। साथ ही साथ गैस डिपॉजिट होंगे, और क्यों, नेचुरल गैस के डिपॉजिट सबसे ज्यादा यहीं पे पाए जाएंगे। अटलांटिक ओशियन की मैंने आपको यहाँ पे ये बात बताई, ठीक है। अटलांटिक ओशियन की अगर बात करें, अच्छा एक चीज छूट गई थी शायद, सबसे लंबी कोस्टल लाइन अगर आपसे पूछेगा, हाँ देखो ये क्वेश्चन छूट गया था, आपसे पूछेगा कि कौन से महासागर की सबसे लंबी कोस्टल लाइन है, मतलब तटवर्ती जो सबसे ज्यादा तट है, सबसे लंबा तट अगर आपसे पूछेगा, तट है ना, अगर आपसे पूछेगा सबसे लंबा तट किसकी है, कोस्ट किसकी है, सबसे लंबी कोस्ट किसकी है, तो कोस्ट लाइन जो है वो सबसे लंबी किसकी हो जाएगी, अटलांटिक महासागर की होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना, अटलांटिक महासागर की जो कोस्ट है वो सबसे लंबी कोस्ट हो जाएगी अटलांटिक महासागर की, ओके। तो इसका भी ख्याल रखना, ये क्वेश्चन काफी पूछाता है, अटलांटिक महासागर की कोस्ट सबसे लंबी है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी थी, ओके। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था बरमूडा ट्रायंगल, है ना, मैंने बताया था बरमूडा जो ट्रायंगल है वो भी इसी एस शेप वाले अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आएगा। बरमूडा ट्रायंगल सबसे लंबी तट रेखा हो जाएगी, एस शेप हो जाएगा, सबसे ज्यादा मछली, गैस, और बरमूडा ट्रायंगल, इन सारी बातों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ओके। इंडियन ओशियन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं याद रखना कि ये वार्मेस्ट है, सबसे गर्म है, हिंद महासागर सबसे गर्म है। फिर आपने उसके बाद देखा सदर्न, इसके बारे में भी ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं था, इसके बारे में बस इतना सा याद रखना था कि जो आपका दक्षिणी पोल है उससे लगा हुआ है, बस इतनी सी बात थी। उसके बाद आपने पढ़ा था आर्कटिक, और आर्कटिक का पढ़ा कि भाई ये जो आर्कटिक है सबसे छोटा है, और जो उत्तरी ध्रुव आपका है उसका सेंटर इसी आर्कटिक महासागर के अंतर्गत आता है। तो देखिए महासागर से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है, ओके। अब इससे संबंधित और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं
जैसे कि वहाँ पे पूछता है, वो मैं आपको खैर अभी जब वो बताऊंगा, कॉन्टिनेंट्स बताऊंगा, वहाँ पे मैं बताऊंगा कि जो इससे संबंधित जो जैसे महासागर है ना, ये तो क्या हो गया, ये आपके ओशियन हो गया। इसके साथ जो जैसे सुएज नहर है, भूमध्य नहर है ना, भूमध्य सागर है, उनसे जो बनने वाले क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी नहर कौन से महासागर को जोड़ता है, कौन से कॉन्टिनेंट को जोड़ता है, वो प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और लोग बड़े गलत करके आते हैं ना, पूछे भी खूब जाते हैं, लोग गलत भी करते हैं। तो उसको भी मैं आपको इमेज के थ्रू ही बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आपको कभी वो गलत ना हो पेपर में। तो चलिए देखते हैं आगे का क्या पढ़ना है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने आपको पहले दिखाया था कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, मैंने आपको बताया कि 7 महाद्वीप है और 5 महासागर। तो 7 महाद्वीप से जो बनने वाले क्वेश्चन है, उनको पहले कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं थोड़ा बहुत इमेज के थ्रू, उसके बाद अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे ही ना। तो चलिए कम ऑन, यहाँ पे समझते हैं हम लोग। जैसे मैंने एशिया महाद्वीप के बारे में आपको दिखाया यहाँ पे कि ये एशिया हो गया, और ये यूरोप यहाँ पे है, ये अफ्रीका यहाँ पे है। इनसे बनने वाले जो क्वेश्चन है, आइए देखिए कैसे कॉन्सेप्ट से बनते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो यूरोप है वो एशिया को यूरोप से कौन सी मतलब नहर के माध्यम से अलग किया जाता है, वहां पे कौन सी चीजें जो उसको डिवाइड करती है, किसकी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं यूरोप और एशिया के बीच में डिवाइड करने का क्या चक्कर है, किसके माध्यम से वो दोनों अलग होते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको इसका आंसर करना होगा काला सागर और भूमध्य सागर। ओके, काला सागर और भूमध्य सागर अगर आपसे पूछेगा तो आप ध्यान रखना, एशिया को यूरोप से अलग करेगा काला सागर और भूमध्य सागर, इस चीज को ध्यान रखना, काला सागर और कौन सा हो जाएगा, मेडिटेरियन सी हो जाएगा, भूमध्य सागर हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आप इस वाली इमेज से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज को, थोड़ा सा और मैं जूम इसको कर दे रहा हूँ, जरा सा देखेंगे, उसी पे हम लोग हाईलाइट करते हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ एशिया को यूरोप से कौन अलग करेगा। तो इस इमेज के थ्रू आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, आपको अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका भूमध्य सागर, यहाँ पे देखेंगे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ये भूमध्य सागर हो जाएगा, भूमध्य सागर हो जाएगा। और ये ऊपर ये जो यहाँ पे दिख रहा था, ये हो जाएगा आपका काला, जस्ट वेट, इसको और अच्छे से लिखते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पे, ये काफी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपसे पूछ रहा था कि एशिया को यूरोप से कौन अलग करेगा, तो आपको ध्यान रखना कि ये जो काला सागर है, ये है ना, काला सागर और भूमध्य सागर जो है, काला सागर और भूमध्य सागर एशिया को यूरोप से अलग करेंगे। आपसे पूछेगा तो बिल्कुल ध्यान रखना, काला सागर और भूमध्य सागर जो है एशिया को यूरोप से अलग करेंगे। ओके, काला सागर और भूमध्य सागर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देखेंगे तो ये लाल सागर है, ये जो आपको दिख रहा है, ये ऐसे करके ये संरचना, ये जो ब्लू ब्लू दिख रही है अंदर, ये क्या है, ये लाल सागर है, लाल सागर। तो देखेंगे ये लाल सागर क्या करेगा, एशिया इधर साइड है और ये यूरोप है। तो जो लाल सागर है वो एशिया और यूरोप को अलग कर रहा है। तो लाल सागर के साथ ही साथ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस इमेज को थोड़ा सा आप अच्छे से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, इसको मैं एक बार हटा दे रहा हूँ। देखिए, ये जो पूरा ये पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, लाल सागर है, और इसके बीच में जो आपको पतला सा बिल्कुल दिख रहा है ना, ये क्या है, ये सुएज नहर है। सुएज नहर आपको बिल्कुल ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, ये जो लाल सागर है और यहाँ पे ये था मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। तो जो रेड सी है लाल सागर और ये भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी, इन दोनों को कौन जोड़ता है, तो आप कह सकते हैं इनको कौन जोड़ेगा, इनको जोड़ेंगी सुएज नहर जोड़ेगी। देखेंगे कमॉन, ये यहाँ पे है, ये क्या है, ये सुएज नहर है। और ऊपर आप देख सकते हैं ये वाला, ये जो मैंने आपको बनाई है, ये भूमध्य सागर है और नीचे ये लाल सागर है। ठीक है, ये पूरा लंबा सा लाल सागर है। ओके, तो लाल सागर को आप देख सकते हैं कि भूमध्य सागर से कौन जोड़ेगा, तो आप बोलेंगे कि कौन जोड़ेगा, ये हो जाएगी सुएज नहर हो जाएगी। आपको ध्यान रखना, सुएज कैनाल हो जाएगी। ओके, ये हो जाएगी आपकी सुएज कैनाल। ठीक, सुएज कैनाल है, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे सुएज नहर, बात कर रहे हैं सुएज नहर की। तो सुएज नहर क्या करेगी, आप ध्यान रखना कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ेगी, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ेगी। और इसी सुएज नहर के बन जाने की वजह से, इसी सुएज नहर के बनने के कारण, बन जाने के बाद से, अगर किसी व्यक्ति को यूरोप से एशिया में आना है तो उसकी जो टोटल डिस्टेंस, ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी परीक्षा में पूछा गया था, आयोग की किसी परीक्षा में पूछा गया था कि जब सुएज नहर के निर्माण के बाद जो एशिया से यूरोप आने की जो दूरी थी वो कितने किलोमीटर कम हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है 7,000 किलोमीटर। 7,000 किलोमीटर जो थी वो दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो जाती है सुएज नहर के बनने के बाद। तो सुएज नहर क्या करेगी, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ेगी। और यही लाल सागर और सुएज नहर, ये जब आप पूरा इसको लंबा से इतने से यहाँ तक देखोगे तो आप देख सकते हैं कि यही जो चीज है वो क्या कर रही है, लाल सागर और सुएज नहर, यही दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, अफ्रीका को यूरोप से, आप सॉरी, इधर एशिया है, एशिया और यूरोप, सॉरी अफ्रीका, तो जो यही सुएज नहर हो गई और क्या हो गया, लाल सागर। सुएज नहर और लाल सागर मिलकर क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि यूरोप को अफ्रीका से अलग कौन करता है, तो आप बोलेंगे सुएज नहर और लाल सागर। सुएज नहर
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गई थी, देख लेंगे आप इसको, मैंने जहाँ तक समझाया हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो देख लेना अपने हिसाब से, इसको घटा बढ़ा लेना वीडियो को। मैं बता रहा था कि अगर आपसे पूछे कि यूरोप को, अगर आपसे पूछे यूरोप, कमॉन, अगर आपसे पूछता है कि यूरोप जो है, यूरोप ऊपर वाला जो यूरोप है, एशिया को, है ना, ये एशिया है, अगर आपसे पूछे कि एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है, तो आप बोलेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा काला सागर हो जाएगा, ये काला सागर हो जाएगा, और ये हो जाएगा भूमध्य सागर, ये क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर हो जाएगा, ये वाला, ये भूमध्य सागर हो जाएगा, ये काला सागर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछता है कि एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है, ये यूरोप है, ये एशिया है, तो आप बोलेंगे काला सागर, ये यहाँ पे काला सागर है, और ये यहाँ पे क्या है, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी है। तो ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, काला सागर और भूमध्य सागर जो है वो एशिया को यूरोप से अलग करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद आपसे पूछेगा कि अफ्रीका को एशिया से अलग कौन करता है, तो आप देखेंगे ये जो पूरा लंबा सा दिख रहा है, ये यहाँ पे ब्लू ब्लू सा, ये पूरा लंबा सा, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका हो जाएगा लाल सागर, लाल सागर हो जाएगा, रेड सी हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जस्ट वेट अ मिनट, इसको थोड़ा सा और मैं दूसरा कलर ले ले रहा हूँ। हाँ, तो ये जो पतला सा यहाँ पे दिख रहा है ना, एकदम पतला सा, ये जो है इसको बोलते हैं स्वेज नहर। ये क्या है, स्वेज नहर, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आप, स्वेज नहर है। तो ये स्वेज नहर जो है, और ये आपको पता है मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, और ये आपका रेड सी हो गया, लाल सागर हो गया। तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले तो आपको ये जो क्वेश्चन पूछेगा कि अफ्रीका को एशिया से अलग कौन करता है, या फिर एशिया को अफ्रीका से अलग कौन करता है, तो आप कह सकते हैं कि ये लाल सागर हो जाएगा। आप देख सकते हो ये पूरा जो मैंने आपको बना के दिखाया, ये लाल सागर, और साथ ही साथ ये छोटा सा आपको यहाँ पे मैंने बनाया स्वेज नहर। तो स्वेज नहर और लाल सागर दोनों क्या करते हैं, एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। साथ ही साथ ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो ये, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ये स्वेज नहर है, यही स्वेज नहर क्या कर रही है, रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ रही है, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ रहा है, ये स्वेज नहर छोटी सी है, ये मिस्र में है। कौन से देश में, अगर पूछे कौन से देश में है, तो आपको ध्यान रखना है ये मिस्र देश में हो जाएगी। जो मिस्र देश में स्वेज नहर कौन से देश में हो जाएगी, मिस्र देश में हो जाएगी। और ये आप देखें भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है स्वेज नहर। एक चीज और पूछता है कि स्वेज नहर के बन जाने के बाद से अगर किसी व्यक्ति को यूरोप से एशिया में आना है, तो उसके आने की जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर कम हो गई है, तो ध्यान रखना वो हो गई है 7000 किलोमीटर। 7000 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या हो गई है, कम लगने लगी है, क्योंकि पहले उनको पूरा घूम घाम के ऊपर से आना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, इस नहर के बनने की वजह से शॉर्टकट मार लेते हैं इधर से। तो इस शॉर्टकट मारने की वजह से 7000 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई है। काफी शिप वगैरह जो बड़ी बड़ी शिप होती है उनका काफी पेट्रोल डीजल बच जाता है, ठीक है। तो स्वेज नहर के निर्माण के बारे में आपको ध्यान रखना, मिस्र देश हो जाएगा। इसके बारे में क्वेश्चन अभी आपको आगे मिलेंगे। फिलहाल तो बस आपको याद रखना है कि किस कॉन्टिनेंट को कौन सा सागर डिवाइड करता है, अलग करता है, दोनों को के बीच में कौन सा था। और मैंने कोशिश किया है कि आपको कॉन्सेप्ट से इमेज के थ्रू दिखा दूं, बढ़िया से समझा दूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए और आप बिल्कुल आपको श्योरिटी से आंसर आपको पता रहे। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि जो अपना एशिया है उसको यूरोप से कौन अलग करता है, तो देखेंगे ये कौन सा हो जाएगा, काला सागर हो जाएगा ये वाला, और भूमध्य सागर। तो काला सागर भूमध्य सागर हो जाएगा। फिर पूछेगा कि अफ्रीका को एशिया से अलग कौन करता है, तो आप देखेंगे ये लाल सागर हो जाएगा, और यहाँ पे ये स्वेज नहर हो जाएगी। तो लाल सागर और स्वेज नहर अलग करती है, और स्वेज नहर किसको जोड़ेंगी, भूमध्य सागर को, यानी कि मेडिटेरियन सी को रेड सी से, लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ेंगी। तो ये मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कर लेना। ओके, चलिए अब और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेंगे वो देख लेते हैं। वो पूछेगा आपसे कि उत्तरी अमेरिका को, यहाँ पे बताना है उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग कौन करते हैं, उत्तरी अमेरिका और एशिया। अब देखिए एशिया की अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, एशिया की हम लोग बात करें तो आपको मालूम है, इसको थोड़ा सा छोटा करें तो और अच्छे समझ में आएगा आपको। हाँ, इस इमेज से देखें, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, कमॉन, हम एशिया की बात करें तो एशिया आप देख पा रहे हो, ये पूरा एशिया का पार्ट हो जाएगा ये पूरा। और उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक ये उत्तरी अमेरिका पूरा हो जा रहा है, ठीक है। अब पूछ रहा उत्तरी अमेरिका, और आप सोचोगे कि भाई साहब ये तो इतनी दूर दूर है, इनको कैसे अलग करें। नहीं, जब आप इसको घुमाओगे पूरा गोल करोगे तो आप देखोगे ये वाला कोना और ये वाला कोना आपस में मिल जाएंगे। जैसे आप रीजनिंग पढ़ते हो, पेपर मोड़ते हो ना, तो जब इन दोनों को मोड़ोगे तो यहाँ पे क्या पाई जाएगी, बेरिंग जल संधि। यहाँ रूस के पास है बेरिंग जल संधि। क्या नाम है इसका, बोरिंग नहीं बोल रहे, बेरिंग बोल रहे हैं, बेरिंग। तो आपको ध्यान रखना बेरिंग नाम की जल संधि है। यही बेरिंग जल संधि जो है, आप देख लेना कि जो अपना क्या है, एशिया है, इसी एशिया को ये उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। तो एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करेगा, बेरिंग जल संधि अलग करेगी। ये वाटर बॉडी है बेरिंग जल संधि। ओके, इस चीज को थोड़ा सा ख्याल में रखना। तो यहाँ से आपको ये याद हो जाएगा कि किसको कौन अलग करता है। यही सारे क्वेश्चन जितने मैंने आपको बताए, इन्हीं में से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लीज इनका ख्याल रखना। अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर।
यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और ध्यान रखना है कि जैसे अफ्रीका और इधर यूरोप, मैंने आपको बताया था यूरोप ना, ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है पूरा ये क्या है, यूरोप का पार्ट है। तो अफ्रीका को यूरोप से अगर पूछेगा कौन अलग करता है, तो आप इसका थोड़ा सा नाम याद रखना, इसका नाम क्या है, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर, ठीक है। तो जिब्राल्टर जल संधि है जो कि क्या करेगी, अफ्रीका को यूरोप से अलग करेगी। जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि क्या करेगी, अफ्रीका को यूरोप से अलग करेगी, इसको ध्यान रखना। और अफ्रीका को एशिया से मैंने आपको पहले ही बताया क्या हो जाएगा, रेड सी हो जाएगा, और यहाँ पे सुएज नहर हो जाएगा, लाल सागर और सुएज नहर हो जाएगा। यूरोप को आपसे पूछेगा अफ्रीका से, तो आपने पहले पढ़ लिया काला सागर और भूमध्य सागर, तो बहुत आसान हो गया है इमेज के थ्रू। अगर आपने अच्छे से सुना है मेरी बातों को, तो ये पक्का बता रहे हैं आपको जिंदगी में नहीं भूलने वाला है। बस अगर ध्यान से ना सुना हो तो प्लीज एक बार सुन लेना, इसको कभी नहीं भूलेगा आप, कभी कंफ्यूज नहीं होगा, ओके। और मैं पक्का बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट गलत करके आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप बिल्कुल गलत मत करना, ठीक। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग महाद्वीप के बारे में देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट पे, बस मुश्किल से 1 से 2 मिनट आपका इधर मैं लूंगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रैक्टिस सेट किया जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट देखा जाएगा। तो एशिया के बारे में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो आपके सामने यहाँ पे लिखा कि यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आप सबको पता है इट इज बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, महाद्वीपों की संख्या 7 है, आपको सबने देखा था, मैंने आपको सारी बातें यहाँ से बता दी थी, ओके। फिर उसके बाद आप देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और आबादी की अगर बात करें तो लगभग 60% जो है पूरी दुनिया की आबादी का अपने एशिया महाद्वीप में रहता है। और इसी एशिया में अपना इंडिया और चाइना, आपको सबको पता है कि चीन जो है नंबर 1 पे आता है, और दूसरे नंबर पे अपना इंडिया आता है। चीन के बाद कौन आता है, अपना इंडिया हो जाएगा, भारत हो जाएगा दूसरे नंबर पे आबादी के हिसाब से। इसलिए आप कह सकते हो कि 60% पॉपुलेशन जो है इसी एशिया महाद्वीप में आती है, क्योंकि दोनों सबसे बड़े देश इसी के अंतर्गत आते हैं। का क्षेत्रफल, और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल लगभग 30% जो एशिया है, पूरी दुनिया की क्षेत्रफल का 30% कवर करता है एशिया, ओके। फिर कह रहा है काला सागर, देखो इसके बारे में लिखा, काला सागर भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। ये आपने पहले से ही पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। फिर सुएज नहर और लाल सागर, इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि यहाँ पे लिखा है कि लाल सागर और सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, नहीं पता है तो प्लीज आप उसको थोड़ा सा देख लेना, अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे लिखा है बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, ये भी मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया है ना। आगे देखेंगे सबसे ऊंचा वलित पर्वत हिमालय तथा सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है ना, आपको पता है जो कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। ये मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो हिमालय है वो एशिया के अंतर्गत आता है, आपको पता नेपाल में है। और उसकी ऊंचाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट की जो सबसे ऊंची चोटी है, मतलब हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, और उसकी ऊंचाई कितनी है 8850 आप ध्यान रखना, 8850 मीटर है ना। इसी तरह ये नेपाल में है, नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। आगे देखेंगे लिखा है अफ्रीका की अगर हम बात करें, दूसरे कॉन्टिनेंट की बात करें, दूसरा जो सबसे बड़ा बिगेस्ट सेकंड बिगेस्ट कॉन्टिनेंट की बात अगर हम लोग करें, अफ्रीका की बात करें, तो बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इट इज सेकंड बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा यूरोप से पृथक होता है, अलग होता है। ये मैंने आपको बता दिया, पहले समझा दिया कि अफ्रीका हो जाएगा, अफ्रीका इधर नीचे साइड आपने अफ्रीका को देखा था, ऊपर यूरोप को देखा था, और दोनों के बीच में क्या थी, जिब्राल्टर जल संधि थी, दोनों को जो कि डिवाइड करती थी, जिब्राल्टर जल संधि, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे पृथक कौन करेगा, जिब्राल्टर, यूरोप को अफ्रीका से, ओके। फिर लिखा है अफ्रीका महाद्वीप से होकर, देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट बात है, अफ्रीका महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, यानी कि तीनों, केवल यही एक महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, विषुवत और मकर रेखा। यहाँ पे विषुवत की स्पेलिंग देख लेना, गलती की हुई है ना, विषुवत हो जाएगा, ओके। तो विषुवत रेखा की बात करें, कर्क, विषुवत और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं, केवल अफ्रीका महाद्वीप ही ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ओके। फिर बात करें अफ्रीका की, अगर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसको, तो क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है। कहना ये चाहते हैं कि अगर पूछे नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप कहेंगे कि विक्टोरिया झील से होता है, और पूछे कि नील नदी किस देश से उद्गम होता है, तो आप अफ्रीका कह सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे विक्टोरिया झील है, और यहीं से इसका उद्गम होता है नील नदी का, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ओके। प्रवाह की दृष्टि से पूछेगा, सबसे चौड़ी नदी पूछेगा तो अमेजन नदी हो जाएगी, लेकिन सबसे लंबी पूछेगा तो नील नदी हो जाएगी। कहाँ से निकलेगी, विक्टोरिया झील, और विक्टोरिया झील कहाँ पे है, अफ्रीका में है, ध्यान रखना है, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले टॉपिक यहाँ पे आगे बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है,